नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी मीडियम में वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये आपके बहुत उपयोग में आएगा। जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें बहुत उपयोग में आएगा। तो आप ध्यान से देखो और समझो। आप कम भी पढ़े हो, लेकिन ये सब जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, एक एक चीज़ बताएंगे, ध्यान से समझना। लेकिन आप मेरे साथ बनाना, एकाग्रित होकर के चैन सुकून से आप पढ़ने बैठ जाओ। कहीं भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रखो, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में आज पूरा कंप्लीटेड होगा, ठीक है। ये देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो 1 नंबर के आते हैं। होता क्या है कि आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन पर टिक मारना होता है और आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हार्ड क्वेश्चन तक भी जाएंगे। हार्ड कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन को घुमा देता है, कंफ्यूज कर देता है। आपको आता है आपको सवाल, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को घुमाता है, ऐसा बोलता है वो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचते हो कि क्या ये मेरे से बनेगा, बस आपका हिम्मत यहीं टूट जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, आपका कम से कम 95 मार्क्स मैथ में आ जाएगा। मैं आपको ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर इसको बनाओगे ना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आपका 100 भी आ सकता है। आपको जितना भी हो सकता है ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना, सब बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव वाले में एक एक नंबर का ही पूछेगा। तो बोल रहा है कि 172 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो आप एनसीईआरटी में ऐसा सवाल जस्ट नहीं देखे होंगे। बस क्या किया, ये घुमा दिया क्वेश्चनों को। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब इसका, तो उसमें 2 की घात तो जरूर आएगी। तो वही बतानी है कि 2 की घात है कितनी। देखिए, बनाते हैं फटाफट। जैसे क्या होगा कि हम लोग को जल्दी जल्दी बनाना होगा, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड प्रश्नावली 1.1 का वीडियो मैंने बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2 8 16, ये पूरा कटा फटाफट, फिर 2 से विभाजित हुआ। 43 एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ 43 से ही विभाजित होगा। तो आपने क्या देखा कि 2 गुना 2 गुना 43 आया, तो 2 की घात 2 हो जाएगी गुना 43। तो आपसे पूछा था कि 2 का घात कितना है, तो 2 का घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, क्योंकि देखिए ऑप्शन में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, 2 0 1 3। तो जैसा कि हमने अभी 2 निकाला, तो आप ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो 96 को करेंगे फटाफट। दो एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर 6 बार में हुआ, 2 तिया 6। तो देख रहे हैं कि 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की घात 5 हो गया गुना 3। तो पूछा था कि 2 की घात कितनी है बताइए, तो 2 की घात 5 है, ठीक है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन देगा ही, पता चल जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए। तो 156 को ले लेंगे, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, और फिर इसके बाद 8 16, 2 तिया 6, 9 के 18, 3 एकम 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा था कि 3 की घात बताइए। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना। देखिए 2 की घात 2 हो जाएगी गुना 3 गुना 13। तो 3 की घात 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई 3 की घात कितना है, 1 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, ठीक है। उसमें 2 का घात बताना है। 140 को करेंगे, 2 सत्ते 14, और फिर इसके बाद 35। तो देखिए 2 की घात 2 हो जाएगी
तो लिख देंगे कि घात जो है ना वो 2 का 2 है। क्लियर है, समझ में आ गया। 72 का अभाज्य गुणनखंडन इसी तरह से करना है। 72 का कर लेंगे, इधर साइड अप कर लेते हैं। 2 तिया 6 और 1 बचा हुआ है, 6 के 12, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। अभी भी 2 से होता है लेकिन चलिए 3 से कर दिए, कोई बात नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है। देखिए ऐसा कहीं है, 2 की घात 3, ये रहा, ये हमारा सही आंसर है। अब अगला सवाल देखिए, 3825 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। जैसा आपने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था उसी तरह से करेंगे। क्या ये 3 से होगा, तो चेक कर लेते हैं। 10, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा हुआ है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 15, ठीक है। अब 5 से करते हैं, 5 अठे 40, 25, 5 एकम 5 और 3 बचा हुआ है, 7 15। चलिए तो ये हो गया अपना, क्या हो गया पता है, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा हो गया 3 की घात 2 हो जाएगी ना, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुना 17। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, आपको जहाँ ऐसा मिले आप उसमें टिक मार दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, 7 4 2 9, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। 7 4 2 9, तो ये 17 से होगा, हमको मालूम है, हम प्रैक्टिस किए हुए हैं। क्या से होगा ये विभाजित, 17 से। तो 17 से कितनी बार में होगा, 4 बार में, इधर 68 हो गया, 14 में से 6 हो जाएगा इधर। सत्य 437 बार में ये विभाजित हो गया 17 से। अब अगला 19 से होगा, ये 17 से नहीं होगा, हमको मालूम है, उसके आगे अभाज्य संख्या 19 होता है। तेईस खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या चीज़ से किए थे इसको, अब 23 से करेंगे एक बार में। तो ये 17 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। बहुत ही आसान था ये। अब होता क्या है कि ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं, फिर से और प्रैक्टिस कर लीजिए। 84 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 84 लास्ट में 4 है तो 2 से ये आराम से विभाजित हो जाएगा। चौके 8 हो गया, दूनी के 2 दूनी के 4, 3 सत्ते 21, तो 2 की घात कितना हो जाएगी, 2, 3 गुना 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इजी था। अगला सवाल है कि इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ये और ये दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। तो देख के घबराइए मत। आप घबरा क्यों जा रहे हैं मालूम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा ही नहीं है। ये बना बनाया हुआ क्वेश्चन है, बस हमको एलसीएम बताना है। यहाँ दिया गया है 9वां नंबर में। ये जो है ना दोस्तों, बना बनाया हुआ क्वेश्चन है। कैसे समझा रहे हैं हम आपको, पहले जो सवाल है लिख लेते हैं। 5 गुना 7, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में जो हम लोग सवाल बनाते थे प्रश्नावली 1.1 में नए वाले बुक के अनुसार, तो हम लोग को यहाँ 2 संख्या दिया जाता था, उसका अभाज्य गुणनखंड करते थे। ऊपर नीचे देखते थे कि कौन सा संख्या ऊपर और नीचे शामिल है। तो देख रहे हैं कि ये 5 और 5 भी शामिल है और 2 भी, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम, ठीक है। तो एलसीएम में देखा जाता है कि जिसकी घात ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे तो होना ही चाहिए, ठीक है, जिसकी घात जो ज़्यादा होगी ना उसको ले लेंगे। तो ले लिए, और 5 की घात दोनों में बराबर है तो 5 ही लेंगे, और बाकी जो बच रहे हैं
उनको भी लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। और इसको गुना कर देते हैं। देखिए 2 को 4 बार गुना करेंगे। कैसे? 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा 16 आ गया। 5 गुना 3 करेंगे तो ये हमारा 15 हो गया। 15 गुना 7, बस इनको गुना कर दीजिए, आ जाएगा हमारा एलसीएम। दो 240 गुना 7 करेंगे। अब 240 से 7 में फटाक फटाक करना होगा। इसमें 7 दूनी के 14, 1680 हो गया हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 1680 यहाँ है, टिक मार देंगे। अब अगले सवालों में चलते हैं। 10वां नंबर में देखिए, 10वां नंबर में क्या कहता है? कहता है कि यहां पर भी दिया गया है उसका एचसीएफ। अब इस बार एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 गुना 7 की घात 2, ठीक है। और इधर है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 5 गुना 7। एलसीएम में क्या होता है कि कम देखा जाता है। ऊपर नीचे पहले तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। 7 इधर भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऊपर नीचे में कम कौन है, कम घात वाला कौन है? तो ये है कम घात वाला। 2 की घात 2 उसको ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 की घात 2 है, उसको लेंगे। और 7 यहाँ पर भी देखिए तो 7 को ले लेंगे, ठीक है। बाकी रहा 5, तो उसमें एलसीएम में लेते थे, एलसीएम में लेते थे। ये है एचसीएफ। एलसीएम का जस्ट उल्टा होता है एचसीएफ, ठीक है। बस ऐसे लेंगे और इसे गुना कर देंगे तो 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 9 गुना 7 गुना कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 चौके 32, 4 9 36 ना, सॉरी। तो ये हमारा 36 गुना 7 हो जाएगा, 21 252, ठीक है। ये रहा 252 आंसर। अब बोल रहे हैं यदि 120 के बराबर इतना दिया गया है तो x का मान होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, ऐसा एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया है। तो देखिए ये क्या किया गया है, 120 को अभाज्य गुणनखंड किया गया है। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसा आ गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 का घात कितना है, बस वही बताना है, क्योंकि 2 का घात मतलब x है कितना वही चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 की घात 3 हो जाएगी, 3 गुना 5। तो ये हमसे क्या पूछा था? देखिए ऐसा लग रहा है ना क्वेश्चन सेम टू सेम। 3 गुना 5 है तो 2 की घात 3 है, यानी कि यही हमारा x हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था ना। अब बोल रहा है 72 को इसी तरह से किया गया है, x माइनस वाई का मान क्या होगा बताइए। इसमें पहले तो आराम से 72 को फटाक से लिखेंगे। ये रहा 72, 2 से इसको विभाजित करेंगे, दिया 6 और 6। ठीक है। तो 72 के जगह पर 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 की घात 3 हो जाएगी और 3 की घात 2 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए बोल रहा था कि 2 की घात x है, 3 की घात y है। तो हमको पता चल गया कि x का मान कितना हो जाएगा? 3 और y का मान 2। समझ पा रहे हैं? होगा ना? देखिए ना, कंपेयर करिए, तुलना करिए। तो अब बोल रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो x माइनस वाई का मान सिंपल, x के जगह पर रखिए 3 और y के जगह पर रखिए 2। इसको घटा दीजिए, 1 हो जाएगा।
समझ में आ गया। x माइनस वाई मतलब 1, इसमें से घटा दिए तो हमारा 1 आ गया। तो एक ऑप्शन में क्लिक मारिए, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है 96 है। इसी तरह से है, आप बना सकते हैं खुद से, वीडियो को पॉज करके और आंसर को खुद से मिलाइए। अब तो इतना तो बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बना देते भी हैं। क्या बोल रहा था, 72 नहीं 96, 2 से करेंगे इसको, 2 चौके 8 हो जाएगा और 8 16 और ये अपना हो गया 2 कितनी बार है, 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुना 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 की घात 5, ये देखिए ये है, सॉरी ये भी वैसे ही लग रहा था। तो ऐसा दिया गया है, बस x और y का ऐड कर देना है। तो x के जगह पर क्या है, 5 है और y के जगह पर 1 है। ठीक है, तो x प्लस वाई हमको चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, इसका मतलब 6 हो जाएगा। इजी, ऑप्शन हम दे के रखें हैं क्या, 6। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुना 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है 96। अभी अभी आपने बनाया होगा। तो अब बात ये आता है कि हमको कैसे पता चल गया। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो हम कैसे बताते। तो देखिए दोस्तों, 2 की घात 5 है ना, गुना 3 कर लेंगे। ये 2 की घात 5 गुना 3 करेंगे, बस आ जाएगा हमारा। देखिए, मतलब कि 2 को हम 5 बार गुना करेंगे, कितना होगा जी, 2 गुना 2 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 गुना 2 32, 32 से 3 में गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। बस यही करना था। आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, कर रहा था ना अभी कंफ्यूज, तो हमारा ये 96 हो गया। अब अगला देखिए, 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या की घात, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 72 को अभाज्य गुणनखंडन करना है, प्रत्येक संख्या के घात को गुणनफल है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सवाल अब कैसा पूछ रहा है। अभी अभी आपने 72 को बनाया था ना, देखिए अभी तुरंत बनाए थे, तो मेहनत नहीं करेंगे उतना ज़्यादा। तो 72 के जगह पर हम अभी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा 8 हो गया, इधर 9, 8 से 9 में गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। सही जा रहा है। तो अब इसमें कह रहा ये है कि इसके जो घात है, ध्यान से सुनिए, घात का बात किया जा रहा है। तो घात का गुणनफल क्या होगा, गुना कर देना है। तो घात हमारा ये है 3 और 2, तो 3 और 2 को गुना कर देंगे सिंपल, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, बस आता है आपको सवाल, लेकिन ऐसा तरीके से पूछेगा ना कि आपको कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। अब बोल रहा है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल। अब 96 को हम लोग करेंगे, मान लीजिए अभी जैसे किए थे, तो उसका क्या हो गया था, अभाज्य गुणनखंड कर दिए थे, तो उसका घात का योगफल, यानी कि योग को जोड़ना है, मतलब बताते हैं आपको, चलिए दिखाते हैं, बहुत ईजी है। जैसे 96 है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो क्या आया था मेरे पास, 2 की घात 5 आ गया था और 3 की घात 1 आया था। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि घात जो भी है ना उसका योगफल करना है, यानी कि जोड़ना है। 5 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 6। इजी, समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में। 96 को अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, कर लिया मैंने। जो भी है 2 की घात 5 लिखा और 3 की घात 1 लिखा। अब बोल रहा था कि इसके घात को योगफल करिए। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो वही हमने किया, तो 6 प्राप्त किया। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 8, 9, 25 का HCF क्या होगा। NCERT में ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम दिया गया है, चलिए समझ लेते हैं फटाक से। 8, 9 और 25, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, देखिए 8 को करेंगे, फटाक से कर लेते हैं। 2 4 जा 2 2 जा, 8 का हो गया। 8 का हुआ क्या, 2 की घात 3 हो गई। 9 का आसान है, 3 की घात 2 हो जाएगी। कैसे, 3 3 9। और 25 का भी आसान है, 5 से कर लेंगे
तो 5 की घात 2। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों अलग अलग है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? क्या HCF नहीं होगा? होगा, HCF तो होता ही है। क्या हम इसको 1 से गुना कर सकते हैं ना? होता क्या है कि तीनों जगह होना चाहिए, ये तीनों संख्या में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं निकल पा रहा था। लेकिन 1 है छुपा हुआ तीनों के अंदर, तो इसीलिए हम HCF क्या निकालेंगे इसका? 1। ठीक है, 18 12 का HCF बताइए। 18 का करेंगे, 12 का। इसमें हो जाएगा 2 गुना 3 की घात 2, 2 की घात 2 गुना 3। तो देखिए दोनों में उपलब्ध है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि HCF में कम से कम लेते हैं, हम लोग को HCF निकालना है ना, तो HCF में हमको कम लेना पड़ता है, यानी कि 2 की घात 1 को लेंगे और इसमें 3 की घात 1 को लेंगे। अगर आप 1 से गुना करना चाहते हैं उसको भी ले सकते हैं 1, कोई फ़र्क लेकिन पड़ेगा नहीं। अगर आप इसको गुना कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 6 आ गया, ठीक है, HCF। अब देखिए 26 91, इसका HCF बताना है। 26 और 91 का 2 से करेंगे इधर हमारा 13 एक अभाज्य संख्या, 7 से होगा अभी ये, 7 एकम 7, हाँ ठीक है। तो 26 और 91 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13, 7 गुना 13। तो 13 13 उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो HCF हमारा 13 हो जाएगा। इजी। अब अगला सवाल, सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? पहले तो ये जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सबसे छोटी का बात किया जा रहा है, छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य पहले ये समझ लीजिए, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होता है। मतलब जैसे 1 जो है ना, 1 हो गया या 2 3, ये भाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 से सिर्फ 1 ही विभाजित होगा, 2 से 1 और 2 से विभाजित हो सकता है, और ये 3 जो है ना 1 से और 3 से विभाजित हो सकता है। तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 इसलिए होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 या तो 3 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो 1 से 4 विभाजित हो जाता है 4 बार में, 2 से भी हो जाता है 2 बार में विभाजित, 3 से तो नहीं होता है, 4 से होता है 1 बार में। तो आप देखिए इसका 3 क्या है? 3 गुणनखंड है, 3 संख्याओं से विभाजित होता है 4। तो 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर है? सब समझ में आ गया। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और ये 2 से होगा, 300 हो जाएगा ये। इसके बाद 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 और 5 से होता है। ठीक है, 7 भी हमारा अभाज्य संख्या, अभी आप बना रही होंगे क्वेश्चन। 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी है, 17 भी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित होता है, 1 से और खुद की संख्या से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो बात अब ये आता है कि सबसे छोटी भाज्य की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान से सुनिएगा, छोटी लिख देते हैं, ऐसे आपको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का सवाल है ना, हम आपको समझा रहे हैं अभी फिलहाल में। छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर है? अब बोल रहा है कि ये जो संख्या आपने प्राप्त किया, जो मालूम है आपको, उसका HCF बताइए। समझ में आ गया? उसका HCF निकालना है, यानी कि 4 और 2 संख्याओं का HCF चाहिए। तो 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। जब हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा ना जी, और 2 को करेंगे तो इस तरह से 1 गुना 2 आएगा। तो देख रहे हैं कि
2 और 2 ही सिर्फ ऊपर है, ऊपर नीचे है ना, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, तो ऊपर और नीचे सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसे इसके अंदर 1 भी शामिल है, आप 1 को भी ले सकते थे, लेकिन 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। तो आ गया समझ आपको, HCF इसका 2 हो जाएगा। 20 नंबर समझ में आ गया। 2 लगातार का सम संख्याओं का HCF। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा सवाल तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या है भाई, देखिए 2 लगातार का सम मतलब सम संख्या उसको कहते हैं, जैसे इवन नंबर हो गया 2, 4, 8, 6, 14, 100, 102, 104, ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। तो बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्या मतलब 2 का लगातार कौन सा है, 3 नहीं है दोस्तों, 4 है। ठीक है, आप कोई भी सम संख्या सोचिए, 14 समझिए, तो 14 का अगला लगातार कौन होगा, 16 होगा। ये क्या है, सम संख्या है। तो आप कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, अपने मन में ले लीजिए और उसका HCF निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 और 8 का ले लेते हैं, क्योंकि 6 के अगला जो है ना सम संख्या वो 8 होती है। तो 6 का हम जब निकालेंगे 2 तिया 6 हो गया, और 8 को करेंगे तो ऐसा हो गया। देखिएगा ध्यान से, 6 और 8 का हम निकालने यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 गुना 3 और इसमें 8 का हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 1 कर लेते हैं। 2 और 2 ऊपर नीचे है, तो अब किसको लिया जाए, HCF में बताए थे सबसे कम वाला जो घात रहता है ना उसको लेते हैं। तो 2 आ गया HCF। तो अब ये भी आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा सवाल आपको कहीं भी देखने मिले और उसका उत्तर हमेशा 2 ही होगा, ये हमेशा 2 ही होगा। आप 14 और 16 कर लेंगे, चाहे 2 और 4 ले लेंगे, कोई भी आप इस तरह के सवाल में आप इसको ढालेंगे तो इसका आंसर 2 होगा। आ गया समझ में, HCF हमेशा 2 होगा इस कंडीशन में। अब अगले सवालों की ओर चलते हैं। 17, 23, 29 का HCF बताएं। देखिए ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब सिर्फ 1 और 17 से विभाजित होगा, और इसमें भी 23 और 1 से, 29 और 1 से ही विभाजित होगा। तो तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF आपको बोलने के लिए बता रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 17 गुना 1 हो जाएगा, तो हमारा 1, 1, 1, यानी कि HCF हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है, एक यहाँ पर ताला लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि संख्याओं 12, 15, 21 के HCF एवं LCM का गुणनफल है, यानी कि इन तीनों का HCF और LCM निकालना है, और जो भी आएगा HCF LCM उनको आपस में गुना कर देना है। देखिए आसान है, आसान है। 12, 15, 21 है ना, 12 को करेंगे, 15 को करते हैं, 3 गुना 5 हो गया, और 21 है ना, यहाँ पर लिखते जाते हैं 12, 15, 21। 12 के जगह पर हम लिखने जा रहे हैं 2 की घात 2 गुना 3, इसमें 3 गुना 5, इसमें 3 गुना 7 लिख देते हैं। इजी, वेरी वेरी इजी। तो आप देख रहे होंगे सिंपल कि यहाँ 3 तीनों के अंदर उपलब्ध है, बाकी की जो संख्या है वो उपलब्ध नहीं है। तो हम HCF तो निकाल चुके हैं, HCF हमारा 3 हो जाएगा, और LCM जस्ट HCF का उल्टा होता है, यानी कि 3 तो होगा ही, बाकी के जितने भी नंबर छूटे हुए थे, यानी कि 2 की घात 2, 5 गुना 7, ये सब सारे हम ले लेंगे LCM के अंदर। अब इसको गुना कर दीजिए, LCM आ जाएगा। तो ये हमारा 4 हो गया, 4 गुना 5 20 हो जाएगा, और 20 से 7 में गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। 3 गुना 140 कर लीजिए, LCM आ जाएगा 140 गुना 3 के 12, 420। ठीक है, तो 420 हमारा ये LCM आ गया। HCF भी 3 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ गुना करना है।
HCF गुना LCM करना है। समझ में आ रहा है? हमारा जो टारगेट है वो क्या है? HCF और LCM को गुणनफल करना है, यानी कि गुना कर देना है। तो आ तो गया आपके पास, HCF आया है 3, LCM आया 420, इसको गुना कर दीजिए। चलिए इधर गुना कर देते हैं, 420 गुना 3 6, 1260 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1260। अगला सवाल कह रहा है 26 तथा 91 का महत्तम समावर्त्य 13 दिया है, 26 और 91 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, ऐसा एनसीईआरटी में तो देखे नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है आपको फिर से। देखिए, महत्तम समावर्त्य का मतलब होता है HCF। ठीक है, आपने HCF LCM देखते आ रहे ना, बस यही है। ये दोनों संख्याओं का आपको HCF 13 दिया गया है और यही दोनों संख्याओं का लघुत्तम का मतलब क्या हो गया? LCM। लघुत्तम समावर्तक का मतलब हो गया LCM। तो LCM आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। 26 और 91 इसका LCM दिया गया है, LCM नहीं मालूम है, और HCF दिया गया है 13। ठीक है, तो हम लोग को LCM चाहिए, सिर्फ LCM चाहिए। तो कैसे निकलेगा? होता क्या है कि एक फार्मूला है, फार्मूला ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दोनों संख्याओं का हमारे पास दिया गया है 26 और 91, ये दोनों दिया गया है। बोल रहा है कि इनको आपस में गुना करेंगे तब जाकर के HCF और LCM होगा, इनका भी गुना। तो HCF दिया गया है 13 और LCM निकालना है। ठीक है, लघुत्तम यानी कि निकालना है। तो जब इसको अकेला करेंगे, जिसको निकालना है उसको अकेला करेंगे, तो ये अकेला कैसे होगा? 13 को उधर भेजेंगे तब ना। तो जब ये 13 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा और ये अकेला पड़ जाएगा और ये अपने आप को निकाल देगा। आगे समझ में LCM का पता चल जाएगा। तो इसको विभाजित करिए 2 बार में और इसको गुना कर दीजिए, 91 गुना 2 18 100। तो LCM हमारे पास 182 आ गया, ये देखिए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि HCF दो संख्याओं का, देखिए ए देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। इसका HCF दिया गया है, LCM भी दिया गया है, ए का आता पता नहीं है, वही निकालना है। ए मतलब क्या? तो चलिए निकालते हैं। 25वां नंबर में ए और 8 ये दो संख्याएं हैं, उसका LCM दिया है 24 और HCF भी दिया है 4। ठीक है, ए का जानकारी चाहिए, तो यही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हम आपको बताए थे। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। तो ये पता चल जाएगा हमको। देखिए कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी कि ए गुना 8 करेंगे और LCM गुना HCF करेंगे। ठीक है, तो अकेला मात्र ये ए है अकेला, तो इसका पता आसानी से निकल सकता है। बाकी हमको सब पता है, बस ए नहीं पता है, वही निकल जाएगा आसानी से। एक अकेला करेंगे। देखिए गुना में है, तो गुना में जब रहता है उधर भेजते हैं, ये क्या है नदिया के पार, उधर भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 8 है ना विभाजित में चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। यानी कि गुना में था तो गुना का उल्टा होता है विभाजित। ठीक है, तो इसको आप आराम से विभाजित करिए। 4 से 2 बार में इधर विभाजित हुआ, इधर 12 बार में, तो ए का पता चल गया है, वो है 12। अगला सवाल में कहता है कि यदि 26 और 91, फिर ऐसा ही सवाल है, मतलब कि ऐसा जैसा आपने देखा था अभी तुरंत। यदि 26 और 91 का HCF इतना दिया गया है तो M का मान क्या होगा? आगे समझ में नहीं आया समझ में, यानी कि HCF दिया गया है और M का मान निकालना है। 26वां नंबर में 26 और 91, इसका HCF है 26M माइनस
ठीक है, तो हम कैसे निकालें m का मान, बात अब ये आता है m मतलब क्या होगा जी। तो अब हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम इसका 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इधर 2 बच गया 13, तो 26 और 91 करेंगे तो 2 गुना 13 हो गया, 7 गुना 13, 13 13 है, तो HCF हमारे पास आ जाएगा इसका 13। समझ में आया। अब हमारे पास HCF प्योर मालूम चल गया कि भाई 13 ही आएगा। तो अब हम M के जगह पर क्या रखें। अब बात ये आता है कि भाई, तो आप सोचिए, डरिए मत, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे कि HCF के जगह पर हम 13 रख देंगे। जब हमारे पास यहाँ दिया है कि भाई HCF के बराबर है 26m माइनस 91, इसीलिए कहा जाता है कि पता रहता है आपको कि कैसे बनेगा सवाल, लेकिन डर जाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, उसको घुमा देता है ना, ये क्या कर रहा है, घुमा रहा है सवालों को। तो HCF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 13। तो अब आपको क्या चाहिए, टारगेट हमारा m है, तो धीरे धीरे अकेला करेंगे। तो 26m को अकेला करेंगे पहले, और ये माइनस 91 को इधर भेज देंगे। तो जब ये इधर आएगा तो प्लस 91 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो जोड़ना है, ये हमारा 4 हो गया, 104 हो गया। क्लियर है। अब m हमको चाहिए तो उसको अकेला करना पड़ेगा। तो ये 26 है, उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। अब इसको विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी के, हाँ ठीक है। क्या ये 13 से विभाजित होगा, चौके 13 से 4 में कितना हो जाएगा, 12, हाँ हो जाएगा 52। चौके बार में विभाजित, तो m का मान क्या हो गया, 4। ठीक है, इस तरह से हमारा फाइंड आउट हो जाता है। m का मान 4 जहाँ आप देख, यहाँ निकल चुका है। अब अगला सवाल देखिए, 27वां नंबर में कह रहा है कि 26 और 91 के HCF एवं LCM के अनुपात बताएं। तो ऐसा सवाल हमने जानबूझ करके लिया है, क्योंकि 26 और 91 के जगह पर बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट मालूम है तो हम और भी सवालों को डील कर लेंगे। इसमें मेन चीज़ क्या है पता है, मेन चीज़ ये है कि अनुपात, ये अनुपात क्या होता है, यानी कि रेशियो उसको कहते हैं, बटे के शकल का अनुपात। तो अनुपात में इसको कैसे लिखना है HCF एवं LCM को, ये हम मेन चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने सीखा कि 26 और 91 का HCF 13 आया था ना जी, 13 आया था। तो LCM भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसी मेथड से हम निकाल लेंगे LCM भी। देखिए कैसे, जब हमको भी थोड़ा देर पहले पता चल गया है कि 26 और 91 का HCF अभी हम निकाल कर दिखाए थे आपको, 13 आया था ना दोस्तों। ठीक है, अब LCM भी निकाल लेते हैं। तो LCM कैसे होगा, LCM ऐसे होगा कि 13 को तो हम ले लेंगे ही, बाकी के जो 2 और 7 छूटे हुए थे उनको भी ले लेंगे। तो ये अपना 14 हो गया, तो 13 गुना 14 कर लेंगे। $182, ये हमारा LCM आ गया दोस्तों। ठीक है, तो HCF भी मालूम है, LCM भी मालूम है। अब अनुपात में हमको कैसे सेट करना है वो देखिए। पहले क्या बोल रहा है कि HCF एवं LCM, तो सबसे पहले HCF का बात किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे पहले HCF हमारा है 13, और अनुपात में कैसे होता है, रेशियो, इसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, 13 ये हमारा क्या है, अनुपात है। अब हम लिखेंगे LCM को, HCF तो लिख लिए, अब LCM लिखेंगे। तो LCM हमारा आया है 182, LCM आया है 182। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे 182 तो कहीं पर भी नहीं है, तो कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो अनुपात होता है, यानी कि ये जो होता है, इसको हम लोग अंश कहते हैं।
और नीचे वाला यानी कि इसको हर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है 13:182 का मतलब हो गया 13/182। ठीक है, तो ये हमारा विभाजित हो जाएगा 4 बार में चौके। ठीक है ना, आप इसको करके देखिएगा, ये विभाजित हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो ये हम इसके जगह पर 1:4 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल में कह रहा है कि संख्या 2.13 फिर 1113 फिर 4 बार 13। अब अगले बार क्या होगा कि एक जो है ना वो 5 बार हो जाएगा, फिर उसके अगले बार एक जो है वो 6 बार हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये दशमलव के बाद दोहरा नहीं रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा और चलते जा रहा है, बहुत दूर तक चले जाएगा। आप कॉपी भी भर देंगे ना तो ये चलते ही जाएगा, रुक नहीं रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरैशनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, 0.12 फिर 1112 इस तरह से ये भी चलते जा रहा है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें से बताना है आपको परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं जानते हैं, ये सब चीज़ परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जैसे 1, 2, 3 या 1/5 इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और एक शर्त भी ये होता है कि जो नीचे वाला Q है यानी कि हर, वो 0 नहीं होना चाहिए, याद रहे वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q होना चाहिए सहअभाज्य संख्या, और दूसरी बात कि P और Q होना चाहिए पूर्णांक। तीनों शर्त पर जो खरा उतरे उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि जो √3 गुना √5 है, इसको जब आपस में गुना करेंगे तो ये √15 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए √7 गुना 9 63 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, होता यह है कि इसको हम 15 को करेंगे तो ये अंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा, ताकत नहीं है, इसके पास भी ताकत नहीं है, लेकिन इसके पास ताकत है। कैसे? क्योंकि अगर हम √4 गुना √4 करेंगे तो ये 16 के बराबर होता है, तो दोनों एक जैसा है, तो ये हमारा अंडर खत्म हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 18 जो है ना, 18 में आप करेंगे 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर उसके अगला 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 जो है ना वो अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है, सिर्फ यही जो है ना परिमेय है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि ये जो भाई √8 गुना √2 है, ये हमारा परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है इसमें से बताना है। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1/√144। तो जैसा कि आपको पता है कि √12 गुना √12 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 के बराबर। तो 1/12 आ चुका है इसका, तो ये तो परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, तो हमसे यहाँ पर बोला था परिमेय बताने के लिए, यही होगा दोस्तों। आप इसको भी कोशिश करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 50/500। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1/√10। तो देख रहे हैं इसके पास ताकत नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2 से 2 में गुना करेंगे, 3 से 3 में करेंगे तब भी 10 नहीं आएगा, 4 से 4 में करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हमारा अपरिमेय है। अब ये भी है, किसी के अंडर में आता ही नहीं है। 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36 होता है, और 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 होता है, तो नहीं आ रहा है। और जैसा कि ये देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, ये तो चलिए परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। तो जैसा कि हम आपको ये भी बता दें कि परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाए, गुना किया जाए, माइनस किया जाए, कुछ भी इसके बीच में भागा किया जाए, तो उसका रिजल्ट जो है ना दोस्तों लास्ट में अपरिमेय आता है।
यानी कि अपरिमेय में इतना ताकत है ना कि परिमेय में अगर सटता है, दोनों सटता है, तो उसका लास्ट का रिजल्ट क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। क्योंकि हमको अपरिमेय इसका मालूम नहीं है, कितना जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, तो उसमें 5 जोड़ के भी क्या फ़ायदा जब इसका मान हमको मालूम ही नहीं है पूरे तरीके से, क्योंकि ये चलते जाता है, रुकता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको भी बताया कि 1/12 आएगा, इसीलिए। कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए 2 माइनस, ये माइनस है √3, तो √3 जो है ना वो अपरिमेय होता है और ये क्या है? परिमेय है। तो जैसा कि हमने आपको भी जस्ट बताया था कि परिमेय और अपरिमेय में अगर आप घटाते भी हैं तो भी इसका रिजल्ट अपरिमेय आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमसे सवाल पूछा है कि परिमेय बताइए, तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय है। अब देखिए इसको और इसको काटेंगे, कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो सिर्फ 2 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 है और √6 भी क्या है? अपरिमेय है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का बात किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है? -9/√16, तो हम इसको 4 से 4 में गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा इतना। तो देखिए ये क्या है? परिमेय है, ये तो परिमेय है। हमसे सवाल क्या पूछा कि आप बताइए कि अपरिमेय कौन सा है, तो ये है हमारा अपरिमेय, क्योंकि यहाँ जो है ना √3/√5, यानी कि √3 के अंदर भी लगा हुआ है, √5 के अंदर भी लगा हुआ है, ठीक है। मतलब 5 और 3 के अंदर √ लगा हुआ है इसीलिए, और ये दोनों संख्या अपरिमेय होती है। सिंपल हो जाएगा ये। और ये क्या है? इसमें क्या है कि ये अपना 1/√100 है ना, तो एक को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप उसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, एक ही रहेगा। तो इसमें 10 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 100, तो ये भी हमारा परिमेय हो गया। और ये भी परिमेय है दोस्तों, क्यों? क्योंकि 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36, और 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64, तो यहाँ पर 6/8 हो जाएगा, इसीलिए। तो ये हमारा अपरिमेय है। कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बात किया जा रहा है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। कैसे? 4 + √9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, तो ये 3 निकल जाएगा मेरे पास, तो इसका रिजल्ट हमारा 7 आ गया। और 7 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए बोल रहा है कि 3 - √3 कैसी संख्या है जी? तो ये जो है ना परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जोड़ घटाव करें, चाहे डिवाइड करें, गुना करें, उसका लास्ट में अपरिमेय ही आएगा। तो ये जो है ना √3 आकर के इसको अपरिमेय में बदल दिया, और √3 क्या है? एक परिमेय, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है √3। अब आगे देखिए 7/5, ये कैसी संख्या है? 7 तो परिमेय है, √5 अपरिमेय है, इसके बीच में क्या है? गुना है, तो जब गुना करेंगे तो ये अपरिमेय में ही बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या का, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे 2 नंबर का और 5 नंबर का जिस तरह से सवाल पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।